बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत आज के दिन जिस मकाम पर मौजूद है ये मुस्तकबिल की समत का तयन करने जा रही है। दोनों पार्टीज़ की हिकमत अमली जो थी वो बहुत स्ट्रांग रही। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ जो है वो दौरे किए गए हैं। दोनों तरफ से इन तूफ़ानी दौरों के अंदर कारकुनों को मुतहर्रिक किया गया, कारकुनों का जोश व जज्बा बढ़ाया गया। ये बुनियादी तौर के ऊपर ज़िमनी इंतखाबात नहीं है, ये बुनियादी तौर के ऊपर वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन है। जो जीता वो वज़ारत आला की कुर्सी पर बराजमान रहेगा और दूसरी पार्टी जो है वो हो सकता है सड़कों की सियासत कर रही हो। तो इसी ज़िमन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वज़ारत आला की कुर्सी बचाने की तगोदो में है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से बरसरे इक़्तिदार आने की तगोदो में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि अगर पंजाब का मार्का सर कर लिया तो फिर वफाक का मार्का सर करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि अगर पंजाब हाथ से निकल गया तो फिर वफाक भी हाथ से निकल जाएगा। तो पाकिस्तानी सियासत के अंदर आज जब ये क्लोज होने वाली है इंतखाबी मुहिम 12 बजे रात को खत्म हो जाएगी, तो आज मुल्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बड़ा जलसा था और आज कप्तान ने 4 हलकों में जलसे किए हैं। तूफानी दौरे के नतीजे में किए जाने वाले जो जलसे हैं वो फैसलाबाद में झुमरा में किए गए, लाहौर के 3 हलकों में जलसे किए, 167, 168 और PP 170 में जलसे हुए हैं। तो ये इन जलसों के पीछे जो जितनी अवाम पहुंचे हैं, क्या इतनी अवाम की हिमायत भी आम इंतखाबात में मौजूद होगी? राना साहब से जानते हैं, बात का आगाज़ यहीं से करते हैं। राना साहब, क्या समझते हैं? पाकिस्तान नून के सियासी हलकों की अगर बात की जाए तो वो तो 16 नशस्तें अपनी बनाई बैठे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 20 की 20 नशस्तों का ख्वाब देख रही है। हकाइक आपको क्या नज़र आते हैं, ज़मीनी हकाइक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखें यासन, अगर तो आप ज़मीनी हकाइक की बात करें, ज़मीनी हकाइक, और जो इलेक्शन का रिज़ल्ट नज़र आ रहा है, अगर उसमें वो कामना किया गया जिसके बाद मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी का आलम पैदा हो जाएगा, तो फिर आप मुझे बता दें, मुझे कोई ऐसा शख्स जो समझदार है या ज़ीशऊर है वो ये बता दे कि किस तरह मुस्लिम लीग नून जो है वो 16 सीटें जीत रही है। लाहौर की 4 नशस्तें आपके सामने हैं, शेखुपुरा की 1 नशस्त आपके सामने है, चक जुमरा फैसलाबाद की नशस्त आपके सामने है, चिचा वतनी आप देख लें, बक्खर देख लें, मियाँ वाली, आप डेरा गाजी, तमाम जगहों पे देख लें तो आपको नज़र आएगा 15 से 16 नशस्तें तो वो हैं जो PTI वाज़े मार्जिन से जीतती हुई नज़र आ रही है। चले नहीं 2 कम कर लें, वो फिर भी जीतती नज़र आ रही है। अब किस बुनियाद पे आप गौर करें यासर, आप जब अपोजिशन में होते हैं तो आपके जलसों के लिए ट्रांसपोर्ट नहीं होती, आपके जलसों के लिए बिरयानी नहीं होती, आपके जलसों के लिए मीठा शरबत नहीं होता, आपके जलसों के लिए कोई कढ़ाई गोश्त का अरेंज नहीं होता, आपके जलसों के लिए पैसे नहीं दिए जाते। तो अगर लोग उन जलसों में खुद चल के आते हैं तो फिर उनके लिए पोलिंग स्टेशन जाना, और उन इस जलसों में जैसे लोगों को मैंने चार्ज देखा है, अभी आपने देखा लाहौर में आपने नवाज अवान के हल्के का जलसा, जी देखा, आपने देखा शबीर गुजर के हल्के का जलसा, आपने देखा ज़हीर अब्बास खोखर के जलसा। अब मुझे पता है वहाँ पर इतनी तादाद में जो ख़वातीन हैं, अगर तो एक जलसा लाहौर में होता तो मुझे समझ आती कि पूरे लाहौर की क्राउड एक जगह इकट्ठा हो गया। 3 जलसा है, यानी हर जलसे हर हलके का अपना अपना क्राउड है। अगर उन जलसों में कम से कम 5000 लोग भी आए हैं, कम से कम मैं कह रहा हूँ, तो 5000 में से अगर 2500 लोग भी एक्टिव होकर निकल आए तो आप किस तरह इलेक्शन हार सकते हैं? मुमकिन नहीं है। अभी बहुत से देखें, उनमें ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद है जो चार्ज हैं, नौजवान हैं जो चार्ज हैं, बूढ़े आदमी हैं जो चार्ज हैं, तो किस तरह हो सकता है? ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक तो PTI जीती हुई है, जिसके लिए मैं हर फोरम पे बैठ के बहस कर सकता हूँ। अगर अब आप जहाँ तक बाकी मामला है कि किस तरह PTI जीती हुई है, किस तरह PTI इलेक्शन जीत जाएगी, किस तरह PTI को इलेक्शन ये जीतने देंगे, ये एक लफ्ज़ है, इलेक्शन जीतने देंगे, तो एक वक्त होता था जिस वक्त मामला कुछ और होते थे। अब मामला वो नहीं है। अगर PTI इक़्तिदार में थी तो उनके इक़्तिदार के दिनों में इतनी महंगाई भी नहीं थी, इतने काम ख़राब भी नहीं थे, तो तमाम तर उनके पास में भी इक़दाम थे। अगर वो इलेक्शन नहीं जीत सके ज़िमनी, तो आप क्या समझते हैं ये आराम से इलेक्शन जीत जाएंगे? और वो इलेक्शन जिसमें कप्तान पहली दफ़ा इतना मुतहरक हुआ, कप्तान ने मार्च से पहले, अपने लॉन्ग मार्च से पहले यासर इतने जलसे पंजाब में नहीं किए, इतनी मेहनत पंजाब में नहीं की जितनी मेहनत अब की जा रही है। सारा आपने जो रश है वो पंजाब में डाल दिया है, सारे आपके लोग पंजाब में मौजूद हैं, और हुकूमत को इस कदर खौफ है कि आपने आज उनके 2 लोगों का पंजाब में दाखिला बंद कर दिया। क्या हिस्ट्री में पहले कभी हुआ था?
क्या पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा हुआ था कि अगर आपके कानून नाफज करने वाले इदारे 2 अफराद को कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर आपके कानून नाफज करने वाले इदारे 2 अफराद को पकड़ नहीं सकते, अगर वो गलत करेंगे तो फिर आप क्या कर सकते हैं? आपने 2 अफराद पे पाबंदी लगा दी कि इनकी पंजाब दाखिले पे पाबंदी है। ये खौफ की अलामत होती है, ये शिकस्त की अलामत होती है। इससे आपको नज़र आता है कि हम हार रहे हैं, हमारे लोग नहीं जीत रहे। तो ज़मीनी हक़ाइक़ तो यासर ये है। इसका रिजल्ट क्या होता है क्या नहीं आता, आप 2 दिन बाद देख लीजिएगा। पाकिस्तान, इस पे बात कर लेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तैयारी क्या की हुई है? कितने हलकों के ऊपर टारगेट है उनका कि ये हम अचीव कर लेंगे? ज़मीनी हक़ाइक़ को एक तरफ रखें। देखिए उनका टारगेट तो है, देखिए कम अज़ कम उन्हें 12 सीटें जीतनी पड़ेंगी, कम अज़ कम उन्हें इक़्तिदार की कुर्सी पर दोबारा असल तरीके से बैठने के लिए 12 सीटें उन्हें जीतनी चाहिए। अब 12 नशिस्तें मैं फिर वही कह रहा हूँ, किस तरह जीतेंगे यासर? वो मुझे बताएं ना, वो 12 नशिस्तें किस तरह जीतेंगे? एक एक नशिस्त को आप खोल के रख ले सामने, किस तरह जीतेंगे? क्या कोई उनके पास ऐसी महलूक है कि जो आएगी और वोट डाल के चल जाएगी? अगर ऐसी है तो उसका भी वोटिंग जो पोलिंग स्टेशन पे हमला बैठा होगा उन्होंने आंखों पे कोई पट्टी तो नहीं बांधी होगी, वहाँ पर रिजल्ट लेने के बाद लोग निकलेंगे। अच्छा, पीटीआई की इस बार प्लानिंग क्या है? यानी अगर कहीं पे कोई गड़बड़ होती है, कहीं पर कोई हलचल मचती है या कहीं पर कोई नताइज तब्दील करने की कोशिश की जाती है, तो एसओपीज क्या बताए गए हैं कारकुनान को या रहनुमाओं को कारकुनान को डिलीवर करने के लिए? देखिए आज जो उनके क़यादत ने जो ऐलानात किए हैं, उन्होंने कहा एक तो उन्होंने वकला की एक बड़ी बड़ी तादाद जो है वो इस काम के लिए रखी है। दूसरा, उन्होंने अपने कारकुनों की टोलियाँ टीमें बना दी हैं। और उस तीसरा जो है वो दूसरे शहरों से भी कारकुनों की बड़ी तादाद बुलाई गई है कि आपने पोलिंग स्टेशन के बाहर रहना है, पोलिंग स्टेशन के अंदर होने वाली धांधली फौरी तौर पे बाहर आके शोर डालना है, और जहाँ पर कोई गलत काम होगा उस पर भी आगे करना है। देखें अगर आप ये कहें कि इस दफ़ा इतनी आसानी से मुस्लिम लीग नून धांधली कर लेगी तो ऐसा नहीं होगा। पीटीआई चार्ज हो चुकी है। पीटीआई 2018 का इलेक्शन नहीं ला रही, 2000 ये जो इलेक्शन ला रही है उसमें उसे पता है कि किस हल्के में उसके साथ क्या होता है। पीटीआई की प्लानिंग क्या है ये जान लेते हैं। इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब। अली ज़फ़र साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। अली ज़फ़र साहब, एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये क्लेम कर रही है कि पंजाब की हुकूमत तो उन्हीं के पास रहेगी, वज़ारत आला की कुर्सी पर हमजा शहबाज ही बराजमान रहेंगे। दूसरी तरफ आपकी जमात का दावा है कि 20 की 20 नशिस्तें आप हासिल करेंगे। क्या समझते हैं कि कितने पुरअमन तरीके से इतवार का दिन गुजर जाएगा? जी देखें, सबसे पहली बात तो पुरअमन तरीके से बिल्कुल गुजरना चाहिए, यही जमहूरियत का तकाजा है और अवाम ने अपना वोट का हक इस्तेमाल करना है और जो भी फैसला करेगी मेरी नज़र में वो फैसला दुरुस्त होगा, क्योंकि यही आइन हमारा कहता है। अब जहाँ तक ये इलेक्शन हो रहा है, ये बड़ा गैर मामूली इलेक्शन है और उसकी वजह यह है कि नॉर्मली इसको आप एक मिनी जनरल इलेक्शन कह सकते हैं, क्योंकि आम तौर पे तो 1 या 2 सीटों पे इलेक्शन होता है, लेकिन इस बार 20 सीटों पे इलेक्शन होगा और इस इलेक्शन का जो इफेक्ट है वो फैसला करेगा कि अगला जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन होगा। अच्छा, जो मसला है दरपेश आ रहा हमें, वो मसला बड़ा सीरियस है और वो ये है कि 20 सीटें जो पंजाब में इलेक्शन जिस पे हो रहा है वो उस हुकूमत के नीचे हो रहा है इलेक्शन, जो कि अदालत जो है हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी इसको कह चुकी है कि ये गैर आइनी और गैर कानूनी हुकूमत है। यानी कि चीफ मिनिस्टर जो हैं वो अदालत ने कह दिया है कि वो इलेक्ट नहीं हुए, जो काबीना उन्होंने बनाई क्योंकि वो इलेक्ट नहीं हुए इसलिए वो काबीना भी दुरुस्त नहीं है, ये अदालत कह चुकी है। लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन जो है वो उसी हुकूमत के तहत हो रहा है, बजाय इसके कि कोई इंटरम हुकूमत आती। दूसरी चीज ये है कि ये इलेक्शन जो है ये इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक आईनी उनकी ऑब्लिगेशन है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन साफ शफाफ कराएं। अमूमन जब इतना बड़ा इलेक्शन होता है तो एक इंटरम गवर्नमेंट होती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का प्रेशर नहीं डाल सकती, वो एक न्यूट्रल हुकूमत होती है। तो ये इलेक्शन एक न्यूट्रल हुकूमत नहीं बल्कि एक बायस हुकूमत के तहत हो रहा है, जिस हुकूमत का चीफ मिनिस्टर भी अगले इलेक्शन में उसने इलेक्शन लड़ना है जो आगे जाके होना है। तो इसलिए एक बड़ा प्रेशर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर और उनको बिल्कुल साफ शफाफ तरीके से सारे फैसले करने चाहिए, जो कि हम देख रहे हैं
कि बहुत सारे ऐसे फैसले हो रहे हैं जो कि हमारे मुताबिक वो इलेक्शन को साफ शिफाफ नहीं बनाते। उसकी जो वोटर्स लिस्ट हैं और जिस तरह उसको जेरी मैंडरिंग इसको कहते हैं, जिस तरह जेरी मैंडरिंग हो रही है, ये बड़े सीरियस इल्जामात है। लेकिन इनके बावजूद, इन सारे मसाइल के बावजूद आप देखेंगे कि इंशाल्लाह हमें मेजॉरिटी के साथ ये सीटें मिलेंगी और हम अगला जो चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन है उसमें हम हुकूमत को तब्दील कर देंगे। अच्छा मिनिस्टर साहब, ये तो हो गई पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन की बात। आज एक वफाकी कबीना का इजलास हुआ जिसके बाद 7 दिन का टाइम तय हुआ कि आर्टिकल 6 बड़ा शोर मचा हुआ है कि खान साहब पर, सदर आरिफ अलवी साहब पर, वज़ीर कानून साहब पर, स्पीकर डिप्टी स्पीकर साहब का जो थे उन पर आर्टिकल 6। आप समझते हैं कि इस फैसला और इजाफी जो नोट एक है उसके बाद आर्टिकल 6 लग सकता है? जी, सबसे पहले तो जो एक इजाफी नोट है वो बाइंडिंग नहीं होता, वो एक सिर्फ एक जज साहब की अपनी ऑब्जर्वेशन है, उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो उन्होंने पेश कर दिया। लेकिन बाकी जज साहिबान ने उसको मुस्तरद कर दिया, उसको नहीं माना और इस किस्म का डायरेक्शन नहीं दिया। और वो दुरुस्त तरीके से नहीं दिया क्योंकि वजह उसकी ये है कि आर्टिकल 6 जो है वो एक गैर आइनी, अगर कोई मिलिट्री पावर, अगर कोई फोर्स के जरिए, ताकत के जरिए आइन को एब्रोगेट कर देते हैं या आइन को खत्म कर देते हैं या सस्पेंड कर देते हैं, मुअत्तल कर देते हैं, ये उस किस्म की सिचुएशन को कवर करने के लिए और रोकने के लिए हाई ट्रीजन का एक तारीका ऑफेंस, एक जुर्म एक बनाया गया है आइन के तहत। यानी आप ये समझते हैं कि मार्शल लॉ के अलावा इसका जो इत्तलाक है वो किसी और सूरत में नहीं हो सकता? वो नहीं हो सकता। आप देखें, मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ, बल्कि हर रोज ऐसे ही होता है कि अदालतें बहुत सारे ऑर्डर्स जो हैं उनको कहती हैं कि गैर आइनी है, लेकिन उसके बाद वो ये मतलब नहीं होता कि जिन लोगों ने वो फैसले किए हैं उनके खिलाफ आर्टिकल 6 हो जाए। आपको एग्जाम्पल मैं 2 देता हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला किया कि जो 5 माइनॉरिटी सीट्स और विमेन सीट्स की जो MPAs हैं वो PTI के नहीं होंगे। हमने हाई कोर्ट में फाइल किया केस, जिसमें हमने कहा ये गैर आइनी फैसला है, ये आइन के खिलाफ है, क्योंकि आइन साफ तरीके से कहता है कि वो PTI की ही लिस्ट से होंगे। अदालत ने हमारी बात मानते हुए ये कह दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है वो गैर आइनी है, आइन के खिलाफ है, आइन की वायलेशन है। लेकिन उसका साथ ये मतलब नहीं है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान हैं या चेयरमैन हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए आर्टिकल 6 की। इसी तरह इलेक्शन हुआ चीफ मिनिस्टर का, वो गैर आइनी तरीके से हुआ, वो गैर आइनी तरीके से उन्होंने ओथ ली। अदालत ने कहा कि हाँ ये बिल्कुल गैर आइनी ओथ है, वो गैर आइनी तरीके से बैठे हैं, उन्होंने आइन की वायलेशन की है, आइन की खिलाफ वर्जी की है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो उनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगता है। आर्टिकल 6 को हमें समझने की जरूरत है, ये सिर्फ हाई ट्रीजन का मामला है। हर रोज आप देखेंगे फैसले जाते हैं अदालत के सामने, अदालत कहती है ये फैसला गलत है, ये आइन की फलां शिक के खिलाफ है। उसका ये मतलब नहीं है कि आर्टिकल 6 उन पर लग जाए। पार्लियामेंट लॉ पास करता है, कानून पास करता है, पार्लियामेंट के खिलाफ उस कानून को कलअदम करार दिया जाता है और अदालत कहती है कि ये कानून जो है ये आइन की फलां शिक के खिलाफ है। आप ये समझते हैं कि मार्शल लॉ या फिर बैरून मुल्क किसी को इंफॉर्मेशन लीक कर दी जाए और वो मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ की इंफॉर्मेशन हो तो सिर्फ आर्टिकल 6 उस पर लग सकता है, बसूरत दीगर आर्टिकल 6 का जो दायरा है वो वहीं पे कयूद हो जाता है? नहीं, आर्टिकल 6 जो है वो बिल्कुल वो उसके इस मामले में भी नहीं है, उसके लिए कुछ और शिकें हैं पीनल कोड की। आर्टिकल 6 जो बनाया गया, अगर आप सारी डिबेट पढ़ें पार्लियामेंट की, और मैंने सारी पढ़ी है, वो बनाया गया इसलिए क्योंकि हमारी तारीख में मार्शल लॉज लगे। ज़ियाउल हक साहब आए, उन्होंने आइन को तोड़ फोड़ के फेंक दिया, उन्होंने कहा मैं मानता ही नहीं, मैं अपनी हुकूमत चलाता हूँ। मुशर्रफ साहब आए, उन्होंने आइन को सस्पेंड कर दिया, उन्होंने कहा मैं इसको मानता ही नहीं, मैं अपना आइन लेके आता। तो ये इस किस्म की हरकत को देखते हुए पार्लियामेंट ने सोचा कि आइन में ये शिक डाल देते हैं हम कि इसको हम हाई ट्रीजन कह देंगे। अगर कोई आइन को इस तरह तोड़ता है अपनी फोर्स के जरिए, उसको रोकने के लिए हम एक ऑफेंस बनाते हैं, एक जुर्म बनाते हैं जिसको हम हाई ट्रीजन कहते हैं, और वो जुर्म है हाई ट्रीजन का। अब हम लोग समझते नहीं, हमारे लोग इतना लूजली बात कर जाते हैं कि जनाब ये आर्टिकल 6 लग गया हर चीज पे। आर्टिकल 6 एक मखसूस आर्टिकल है
एक बड़ा सीरियस ऑफेंस है। इसकी पनिशमेंट जो है वो सजाए मौत है या इम्प्रिजनमेंट है। तो ये तो इसको लाइट नहीं दिया जा सकता। ये जो राना सनाउल्लाह साहब वो भी बड़ी अहम पोस्ट पे बैठे हैं, आज़म ज़ीर तारड़ साहब वो भी बड़ी अहम पोजीशन पे बैठे हैं, कायरा साहब भी इस पे गुजर चुके हैं। तो मुझे बताएं, तो ये सारी चीज़ें अगर आपके इल्म में है, आप जानते हैं सारा कुछ, तो ये सारा कुछ फिर आवाम को क्यों ये पागल बनाने के लिए टीवी पे बैठ के ये सारा कर रहे हैं? ये खौफ पैदा करने के लिए कर रहे हैं, डराने के लिए कर रहे हैं? तो एक पॉलिटिकल गैम्बिट है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, सियासी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। लेकिन मुझे बहुत सारे लोगों से उम्मीद ये है कि जब कानून की बात होती है, जब उसका आइन की एक तशरीह की बात होती है जिसमें बड़ी क्लैरिटी है, तो उसमें फिर कम से कम ये कह दें कि आप ये शिक नहीं लागू होती। हाँ, इस किस्म का अगर मसला होता है तो कल को आइन जो पार्लियामेंट है वो कोई ऐसी कानून साजी करे कि ऐसी हरकत भी ना हो और उसकी कोई सजा अगर बनानी है तो बनाए। लेकिन ये कह देना कि आर्टिकल 6 के तहत है और फिर उसके बाद करना कि हम आर्टिकल 6 के तहत एक्शन लेंगे, ये मुझे बहुत अफसोस होता है जब इस किस्म की बात हो। ये तो बिल्कुल इस तरह ही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिस पर इजहार अफसोस भी किया खान साहब ने, इस फैसले को चैलेंज करने जा रहे हैं आप? जी देखें, ये फैसले को चैलेंज करने का एक ही तरीका है, वो ये है कि रिव्यू फाइल किया जाए, और वो रिव्यू फाइल हो चुके हैं। वो जब शॉर्ट ऑर्डर आया था, आपको याद होगा, शॉर्ट ऑर्डर के कुछ दिन बाद ही हर एक ने रिव्यू फाइल कर दिए थे। अब ये लॉन्ग ऑर्डर आया है, तो हो सकता है कि इसमें फर्दर ग्राउंड्स जो हैं, मजीद जो ग्राउंड्स हैं, मजीद जो बहस है वो ऐड कर दी जाए। लेकिन रिव्यू ऑलरेडी फाइल हो चुका है, इसका मतलब है कि जजमेंट ऑलरेडी अंडर चैलेंज है। चले, फैसले को तो आपने रिव्यू उसका फाइल कर दिया है, लेकिन हुकूमत जो कमेटी तश्कील देने जा रही है आर्टिकल 6 को उसके इम्प्लीमेंट करने के हवाले से, तो हिफ्ज़े मा तक़द्दुम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़दाम क्या उठाएगी? देखें, अगर तो ऐसी गैर आइनी इक़दाम कैबिनेट उठाती है और ये फैसला करती है कि हमने आर्टिकल 6 की कोई कार्रवाई करनी है, जो कि मेरे मुताबिक गैर आइनी एक स्टेप होगी, एक कदम होगा, क्योंकि आइन के खिलाफ होगा ये बात, तो फिर मैं पूरी तरह डिफेंड करूंगा पीटीआई को और जो लोग हैं जिनके खिलाफ ये रेफरेंस फाइल किया है। और ये आप देखेंगे कि इसको कुछ चंद हफ्तों में ही अदालत जो है इस किस्म के केस को कलअदम करार दे के तो खत्म कर देगी। ये इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए हमें कि आर्टिकल 6 क्या कहता है और आर्टिकल 6 किस सिचुएशन में लागू होता है। आज सेनेट ने सदर पाकिस्तान के मुहासबे की एक तहरीक जमा करवाई गई है। क्या ये इख्तियार है कि सदर के मुहासबे का इख्तियार पार्लियामेंट के अंदर या जो इनके पास मतलूबा तादाद है उसके मुताबिक है? ये देखें, बिल्कुल आइन में हक है किसी का भी कि वो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, उनके खिलाफ एक्शन ले, उनको हटाने की कोशिश करे। लेकिन आइन में दर्ज किया हुआ है कि उसका तरीक़ेकार क्या है, और अगर प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाए, प्रेसिडेंट के खिलाफ कार्रवाई की जाए कि उनको हटाना है, तो फिर वो उसके लिए आपको 3/4 मेजॉरिटी चाहिए, जो कि इस वक्त किसी के पास मौजूद नहीं है। तो वो बेशक उसको एज अ पॉलिटिकल एक सियासी हरबे के तौर पे इस्तेमाल करने की कोशिश जरूर करें, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं हो सकती। लेकिन सदर मुमलिकत का मवाक़ज़े में कामयाबी नहीं मिलेगी हुकूमत को। अली ज़फ़र साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसकी मंशा, तवक्कुआत और ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक पंजाब के अंदर नशिस्तें नहीं मिलती, तो फिर PTI की हिकमत अमली जो फौरी तौर पर अमल दरामद होगी वो क्या होगी? देखिए, सबसे पहले तो ऐसी जो पब्लिक सपोर्ट जितनी है, लगता नहीं है कि ऐसे होगा। और अगर कोई कोशिश की गई कि ऐसा ना हो, अगर कोई गैर कानूनी तरीका इस्तेमाल किया गया, कोई धांधली की गई, तो उसको फिर बिल्कुल हम चैलेंज करेंगे। लेकिन अगर ये साफ शफाफ हुआ और जो कौम ने एक्सेप्ट जो भी फैसला किया, अगर वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हुआ और दुरुस्त हुआ, कानून के मुताबिक हुआ, तो उसको एक्सेप्ट करेंगे और अपनी हिकमत अमली उसके मुताबिक
आगे करेंगे और उसको। सर साहब, आप इसे चैलेंज करेंगे या तहरीक चलाएंगे? ये दो, चैलेंज करने का मतलब होता है कि आप अदालत में चले गए या चीफ इलेक्शन कमीशन को फ्रीक बना लिया या किसी हल्के में, वो तो पाकिस्तान में फैसला होता नहीं, तो क्या फिर तहरीक की तरफ जाएंगे, क्या करेंगे? देखिए, हमारी हिस्ट्री में, हमारी जो तारीख है पाकिस्तान की, उसमें एक बार बड़ी ब्लेटेंट किस्म की धांधली हुई थी जनरल इलेक्शन में, और ये 1977 का मैं जिक्र कर रहा हूँ। उस वक्त एक तहरीक चली थी जिसको PNA मूवमेंट कहते हैं, और वो उसमें लोग खुद ही बाहर आ गए थे, और उसके बाद हमने रिजल्ट देखा था कि क्या हुआ था हमारे आइन के साथ भी और हमारी हुकूमत के साथ भी, और हमने सफर भी किया था उसका बड़ा। आपकी इसी बात में कुछ ऐड ऑन करूंगा। खान साहब ने ये कहा था कि ये ना हो कि पाकिस्तान की सूरत हाल श्रीलंका जैसी हो जाए। कुछ हल्के ये कहते हैं कि वो मुस्तकबिल का इशारा दे रहे हैं कि मुस्तकबिल में ये भी हो सकता है। कुछ लोगों की राय ये है कि वो अपने कारकुनान को इस पे उकसा रहे। मेरा नहीं ख्याल कि कोई उकसा रहा है जी, सिर्फ ये एक हिस्टोरिकल बात है, और ये बात बहुत सारे मुमालिक में हमने देखा है कि जहां इलेक्शन रिग किए गए हों या कोशिश की गई हो कि रिग किया है, तो फिर अवाम खुद भी निकल सकती है। खुदा न खास्ता ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे तो उम्मीद ये है कि ये बिल्कुल साफ शफाफ इलेक्शन होंगे, पुरअमन इलेक्शन होंगे, और लोगों को अपना वोट का हक अदा करने की जो है वो पूरी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा, और उसके बाद फिर जो भी उसका रिजल्ट है वो सब एक्सेप्ट करेंगे। ये उम्मीद हमें रखनी चाहिए। लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी ने इसमें इंटरफेरेंस करने की कोशिश की तो फिर अवाम हो सकता है गुस्से में आ जाए, जैसे हमने बाकी ममालिक में देखा है, और फिर उसको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसी मुझे तो उम्मीद है कि ऐसी नहीं होगी बात कभी। आपको साफ और शफाफ इंतखाबात ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर अवाम भी गुस्से में बाहर निकल सकते हैं। ये खदशे भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदी। हम ब्रेक से पहले जिस तरह बात कर रहे थे कि अगर पंजाब की सियासत जो है वो इस नहज तक पहुंच जाती है कि खाना जंगी की सूरत हाल इख्तियार हो जाए, तो वो किसी भी फरीक के हक में नहीं जाएगी, वो सब के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। साफ़ और शफाफ इंतखाबात जो हैं वो सब के हक में बेहतर हो सकते हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब तक जो स्ट्रेटजी है वो उनके हक में तो उन्हें बेहतर दिखाई दे रही होगी, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए भी कुछ फ़ैसले किए जा सकते हैं, और ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए अगली समत का तयन किया जा सकता है। यही सियासी बसीरत होती है, और इसी में सियासी बेहतरी भी मौजूद होती है। तो इस पूरे सियासी मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबरा एजाजुल हक साहब ने। एजाजुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एजाज, इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, बिलखुसूस पंजाब की अगर हम बात करें, तो पंजाब की सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको किस सतह पर दिखाई दे रही है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए सेटबैक क्या देख रहा है? देखिए, ये ज़िमनी इंतखाब तो हमेशा इसमें एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, और अमूमन इक्का दुक्का ज़िमनी इंतखाबात होते हैं, और उसमें आप देखते हैं कि हुकूमत जो है बड़ी एक्टिव होती है। यहाँ पर यकमुश्त यानी कि 20 इलेक्शंस सीटों पर इलेक्शंस आ गए हैं, तो आपने देखा है कि दोनों जमातें जो हैं वो बहुत ज़ोर लगा रही हैं, और ज़मीनी हक़ाइक़ अगर देखे जाएं तो जलसों से तो साफ ज़ाहिर और नज़र भी आ रहा है कि इस वक्त जो टिल्ट है वो PTI की तरफ मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, जो अवाम का है। और जलसे चंद एक जगहों पर नून लीग के भी बहुत अच्छे हुए हैं, जहाँ जहाँ उनके कैंडिडेट मजबूत हैं वहाँ अच्छे हुए, लेकिन यहाँ पर तो देखें ना, यहाँ पे बहुत कुछ टेक पे लगा हुआ है, और आप इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी मुशक्क़त करने के बाद आप किस तरह से एकदम ये सारा कोई रिवर्स करने पर तैयार हो जाएंगे? तो शक व शुबात तो है। अब 17 के बाद पाकिस्तान की सियासत एक नया रुख लेगी, और इसमें कोई शक नहीं है कि क्या रुख लेगी अभी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अल्लाह करे कि इंतखाबात साफ और शफाफ हों, अल्लाह करे कि इंतखाबात के नतायज जो हैं वो कबूल हों, क्योंकि पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा हो गई है मौजूदा सूरत हाल में कि आप देख लें कि तबसरा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं तो मुत्तफिक नहीं हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया है परसों, अगर आपने वो देखा होगा,
जिसमें आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 की बात की गई। अब क्योंकि वो फैसला आ चुका है, हम इस पर तबसरा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया गया था कि आप इसके लिए एक JIT बनाएं, आप इसकी इंक्वायरी करें, आप दूध का दूध और पानी का पानी करें, ना कि आप एक तरफा जो है वो फैसला दे दें। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि इस इंतखाबात को इन्फ्लुएंस करने के लिए। कल आपने देखा होगा कि पेट्रोल की कीमतें पहली दफ़ा मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में मैंने देखा है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताएं, कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कौम से खिताब किया ये बताने के लिए कि जो 100 रुपए कीमत बढ़ाई थी मैं 18 रुपए कम कर रहा हूँ। ये कहाँ दुनिया में आपने देखा ये कि वज़ीर आज़म एक मुल्क का जो 22 करोड़ का मुल्क है, आप मतलब अपनी जागसाई कर रहे हैं ना, तो और तो क्या कर रहे हैं आप। यहाँ पर आकर कोई आपने बताया होता कि मैं ये पैकेज लेकर आया हूँ, मैं गुर्बत को ख़त्म करने के लिए ये करूँगा, मैं सास प्रोग्राम में ये कर रहा हूँ, लोगों के हेल्थ के लिए मैं ये कर रहा हूँ। यहाँ आप बता रहे हैं कि जी 18 रुपए और पता नहीं दूसरा डीजल जो है वो कितना कम किया है, या मट्टी का तेल कितना कम किया है। लेकिन ये बड़ी हैरानकुन बात थी। मुझे बाहर से बहुत से लोगों ने फोन करके ये पूछा। एजाजुल हक साहब, इस बयान के बाद मरियम नवाज भी तो सुकून की नींद सोई हैं। आज उन्होंने जलसे में ये बात की है 18 रुपए कम हुआ है, 40 रुपए डीजल कम हुआ है, तो मुझे सुकून की नींद आई। मेरा तो ख्याल था कि ये PMLN वाले लुटियां डाल रहे होंगे। मैं मुखालफत की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये भी हमारी वो कुछ कौम की नफ्सियात ऐसी हो गई है, क्योंकि लोगों को पता तो होता नहीं है कि क्या आपके हुक्मरान कौन है। आपस में लड़ रहे होते हैं, गुत्तम गुत्ता हो रहे होते हैं, कोई एक पार्टी का बन जाता है, कोई दूसरी पार्टी का बन जाता है। तो मतलब अफसोसनाक बात है ये। वो बादशाह की मुझे पहले भी शायद मैंने जिक्र किया कि जहाँ पर वो पुल पे लेते थे, भत्ता भी लेते थे और फिर साथ जूतियाँ भी मारते थे। तो जब लाइनें बहुत लंबी होनी शुरू हो गई तो सब ने कहा हम बादशाह के पास जाते हैं। बादशाह के पास गए तो बादशाह समझा कि एहतजाज करेगी आज कौम आकर ना, क्योंकि मैं जूतियाँ भी मार रहा हूँ और इनसे टैक्स भी ले रहा हूँ। तो वहाँ जाकर जब उन्होंने एहतजाज किया तो बादशाह ने मुझे हाँ भी बताओ क्या बात है। उन्होंने कहा जी वो बंदे ज़्यादा कर दें जूतियाँ मारने वाले, ताकि टाइम ज़ाया ना हो हमारा। तो यहाँ भी यही हाल है कि आप इस कौम को जितनी जूतियाँ मार रहे हैं उसके बाद 5 रुपए का रिलीफ दे दें तो वो लुटियाँ डालनी शुरू करते हैं जी कि बहुत कमाल हो गया। इस वक्त जो इंटरनेशनली कम हुई है उसमें कम से कम नहीं तो 60-70 रुपए पेट्रोल की कीमत कम करनी चाहिए थी। आपको बताया कि कितने दिन बाद कीमत बढ़ जाएगी, मुझे भी पता है कितने दिन बाद कीमत बढ़ जाएगी, किस तरह कीमत कम की गई। एजाजुल हक साहब, पंजाब में आके आप बैठे हैं, स्पेशल आप आए हैं पंजाब में आज और आप भी इलेक्शन देख रहे हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक कितनी नशिस्तें आपको PTI की नज़र आ रही? देखिए बड़ा क्लोज होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि किसको कितनी मिलेंगी, क्योंकि कुछ हमारे दोस्त नाराज होते हैं। ये इलेक्शन होना है 12/8 का या 11/9 का, और इससे आगे पीछे नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने बताना ये भी है कि देखें यार कितने फेयर इलेक्शन हुए, कितने क्लोज हैं। लेकिन वो मैजिक नंबर जो है ना वो किसको देना है, 186 जो मैजिक नंबर है वो किसको देना है, और उसके लिए कितनी मुशक्क़त की गई। और उसके लिए जनाब आपने अपने कानून को तब्दील किया, आपने उस दिन जिस दिन के अदालत में पेश होना था उस दिन आपने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बना दिया। तो अब आप इतनी मेहनत करने के बाद आप समझ रहे हैं कि किधर जाएगा रिजल्ट। लेकिन ये बात मेरा फिगर आप नोट कर लें, इसके इर्द गिर्द ही घूमेगा सारा जो। अच्छा, मान लिया इसके इर्द गिर्द घूमा तो क्या इसमें ज़मीनी हक़ाइक़ तो नहीं होंगे ना, फिर कोई और हक़ाइक़ होंगे। तो उसके बाद आपको नज़र आ रहा है कि 17 के बाद पाकिस्तान की सियासत पुरअमन रहेगी? देखिए सियासत तो पुरअमन ना आ जाए, पोलराइजेशन तो इतनी ज़्यादा हो गई है कि किसी नुक्ते पर भी इकट्ठे बैठने को तैयार नहीं। इस वक्त वज़ीर आज़म से पूछें कि फूलों के उस पर बैठे हुए हैं, कांटों की सेज पर बैठे हुए, उनको समझ नहीं आ रही कि मैं किसको राज़ी करूं और किसको ना राज़ी करूं। किसको ट्रबल शूटिंग करनी पड़ रही है वो भी हमें सबको पता है कि एक एक को जाके समझाना पड़ता है यार कि अच्छा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, आप टिके रहें, कहीं आगे पीछे ना हो। लेकिन आप इनसे जाके हलफ देकर इनसे पूछें यार कि तुम बताओ, मुझे आप समझाएं ना। मुझे ये बात आज तक समझ नहीं आई और मुझे इसका जवाब MQM वाले भी नहीं दे सके। मैंने कहा आपकी सियासत तो भाई वहाँ पीपल्स पार्टी के मुकाबले में थी। आप जब एक टोकरे में बैठ जाओगे, सारे अंडे एक ही टोकरे में डाल देंगे,
तो फिर ये क्या बनेगा। और अब आपने देखा उनको कैसे मुतहर्रिक किया जा रहा है, किस तरह से लोगों को वापस ला के शामिल करवाया जा रहा है, किस तरह से जो लोग बाहर गए थे उनको इलेक्शन लड़वाने की तैयारियां हो रही हैं। तो ये वो सियासत में हम वापस जा रहे हैं जिसकी वजह से कराची की रौनकें ख़त्म हो गई थी, जिसकी वजह से कराची की बत्तियां बुझ गई थी और एक बार बहुत बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा था। आज हम दोबारा अपनी अना को तस्कीन देने के लिए हम दोबारा ऐसे लोगों को मुतहर्रिक कर रहे हैं जो आगे जाके फिर वही मामला शुरू हो जाएंगे जिस तरह के माजी। एजाज उल हक साहब, आप क्या समझते हैं कि खान साहब के नैरेटिव में कोई तब्दीली या लहजे में कोई नरमी आपने देखी है किसी खास मामले के ऊपर? देखिए, खान साहब बेसिकली तो अभी कोई रिजीम चेंज को ज़्यादा देर नहीं हुई है, तो एक गुस्सा उनके अंदर तो है जो कि मतलब आपने देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब में कोई लंदन जाने के साल बाद मेरे ख्याल में या इतने ही अरसा लगा था कि तब भी उनको मतलब कि वो तस्कीन नहीं हुई थी कि जब उन्होंने टीवी पे बैठ के आपको मतलब मालूम है कि 14 मरतबा क्या कुछ नहीं कहा और जो कुछ कहा सबके सामने था, मतलब मुझे उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाद में आपने एक उस नैरेटिव को जब आपने तस्लीम कर लिया और आपने देखा कि वो जो नैरेटिव था उसको ना सिर्फ आपने तस्लीम किया बल्कि उससे आपने एक दफ़ा हाथ मिला लिया, तो फिर अगले को फिर हम ये तो नहीं कह सकते कि आपका नैरेटिव ऐसा है और आपका नैरेटिव ऐसा होना चाहिए, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि हमें एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ सियासत नहीं करनी चाहिए। उस अदारे को हमें बिल्कुल, और उस अदारे को भी चाहिए कि अपने आप को सियासत से जितना दूर रख सकते हैं उतना दूर रखें ताकि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों। देखिए 17 तारीख एक बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान की तारीख का, और मेरा ख्याल है कि अगर यहाँ पर इलेक्शंस को तस्लीम ना किया गया और साफ जाहिर हुआ कि भाई मामला जो है वो उनको सही तरह से हैंडल नहीं किया, तो फिर आगे बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अच्छा जाज साहब, आपका बड़ा गहरा तल्लक रिश्ता, दोस्तियाँ और राब्ते हैं, इत्तेहादियों को मनाने वाले, मना कर बैठाने वाले जो हैं, क्या आप समझते हैं कि वो उसमें कोई फ़र्क नज़र आना शुरू हो गया या आना शुरू हो जाएगा? देखिए, आना चाहिए, मैं समझता हूँ। ये मैं ये नहीं कह रहा कि पहली दफ़ा ये ट्रबल शूटिंग हो रही है। ये खान साहब के लिए भी बड़ी एक्सरसाइज हुई, जो खुद उन्होंने आकर बताया भी कि जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा था असेंबली के अंदर तो क्या पापड़ बेलने पड़े, और जब सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन हो रहा था तो क्या पापड़ बेलने पड़े। तो अब ये एक्सपेक्ट करना कि एकदम ये तब्दीली आ जाएगी और वो कहेंगे जी बिल्कुल अब हमने ये काम नहीं करना, लेकिन बात यह है कि बहुत कुछ टेक प्लेस हो। इस वक्त मुल्क जो है वो, उसकी मईशत जो है इतनी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है कि आपने देखा होगा कि हाल ही में श्रीलंका में क्या हुआ। मतलब उनको भी मैं गैरत तो नहीं कहूँगा कि जागते 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 इतना अरसा लगा कि मुल्क डूब गया। तो मैं ये कहूँगा कि आप खुदारा इस मुल्क को डूबने ना दें, आप अपनी आंखें ज़रा जल्दी खोल लें और मामलात को सही कर लें। बस आंखें ज़रा जल्दी खोल लें इससे पहले कि सूरत हाल श्रीलंका जैसी हो जाए। बहुत शुक्रिया एजाज उल हक साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी सिलसिले में मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, जिस तरह हमने 3 मामलात के ऊपर अपने दोनों मेहमानों के साथ गुफ्तगू की, बैरिस्टर अली ज़फ़र हमारे साथ मौजूद है, एजाज उल हक साहब मौजूद है, और हमने उनसे मुख्तलिफ निकात के ऊपर बातचीत की, ज़मीनी हक़ाइक़ के ऊपर की, पंजाब के अंदर जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उसके ऊपर की, हिकमत अमली के ऊपर की कि इस ज़िमनी इंतखाब के बाद क्या होगा, और आर्टिकल 6 की जो कार्रवाई हुकूमत करने जा रही है उसके पीछे जो मंदरजात हैं और हुकूमती जो इक़दाम हैं, पॉलिटिकल स्टंट है, इसमें कुछ हक़ाइक़ हैं, इस पर हम तफसीलन बात कर चुके हैं। लेकिन अब इसे तज्ज़ियाती तौर पर देखते हैं कि एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इक़दाम हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ललकार है।
तो आने वाले दिनों के अंदर अगर आर्टिकल 6 से बात का आगाज़ करते हैं, अगर आर्टिकल 6 के लिए इकदाम करना चाहती है हुकूमत, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरीके से उसको रिटेलिएट करेगी? और आर्टिकल 6 पर साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला ये कहते हैं कि किसी का बाप भी इमरान खान के ऊपर आर्टिकल 6 नहीं लगा सकता। तो अगर इस तरह के इकदाम PTI की जानिब से जवाबी वार के तौर पर आना शुरू हो गए तो हुकूमत उससे किस तरीके से निपटेगी? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या समझते हैं आर्टिकल 6 की कार्रवाई? बहुत से हल्के तो इसे पॉलिटिकल स्टंट ही करार दे रहे हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल स्टंट जो है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आप हक में जाता देख रहे हैं या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुखालिफ जाता देख रहे हैं? देखें, बड़ी अच्छी आपने बात की यासर, आप आज ये बात नोट कर लीजिएगा। ये हुकूमत और हुकूमत में मौजूद सियासी इत्तेहादी जमातों के गले पर जाएगा। हुकूमत में मौजूद सियासी इत्तेहादी जमातों के गले की ये वो हड्डी बन जाएगी जिससे ये ना अंदर लेके जा सकेंगे ना बाहर फेंक सकेंगे। अगर इन्होंने इमरान खान पर और बाकी लोगों पर आर्टिकल 6 लगाया, एक पिटीशन आज तैयार हो रही है, मैं आपको ब्रेक कर देता हूँ खबर। एक पिटीशन की आज तैयारी शुरू हो गई। उसकी तैयारी इस तरीके से हो रही है कि आर्टिकल 6 आज से पहले पाकिस्तान का आइन किसने तोड़ा, आपको पता है ना उसमें कौन कौन आते हैं? सही, उसमें कई पीसीओस के जजेस भी आएंगे, कई जर्नैल भी आएंगे, कई साबिक और कमांडर भी हैं, बहुत से लोग आएंगे। तो उसमें और भी बहुत से लोग आएंगे, कुछ सियासी शख्सियात भी आएंगी। 2 जगहों पे ये जो वाक़यात हुए हैं, जो हादसात हुए हैं, उसके हवाले से एक पटिशन तैयार की जा रही है। और वो पटिशन लाहौर के एक बड़े मारूफ वकील जो साबिक सुप्रीम कोर्ट बार के अहदेदार रह चुके हैं वो तैयार कर रहे हैं और वो पटिशन दायर करने जा रहे हैं। आइंदा चंद रोज़ में वो पटिशन दायर हो जाएगी, जिसमें भी कहा जाएगा कि जनाब अगर आर्टिकल 6 का मामला वाकई अदालत चाहती है, वाकई कानून के मुताबिक काम चाहते हैं, तो पहले यहाँ से आगाज़ किया जाए और यहाँ तक जाया जाए। जब आगाज़, यासर आप समझ गए ना मेरी बात? हाँ, सही हो गया ना। वो राहत इंदौरी साहब का मुझे शेर याद आ गया कि आग फैलेगी तो आएंगे घर का इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो यानी बात अगर एक पे आएगी तो फिर गले तो बहुत से मौजूद हैं। तो फवाद साहब ने कहा था ना कि रस्सियाँ कम पड़ जाएंगी, ये रस्सियाँ कम पड़ जाएंगी, फिर वो इतना लंबा चलेगा, इतनी चीज़ें आएंगी। अब उस पटिशन के बाद इम्तिहान बन जाएगा पाकिस्तान की अदलिया, ट्रेंड भी बन जाएगा ना। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर से अदालत चली जाएगी, वो कहेगी अगर ये गैर आईनी इकदाम हमजा शहबाज वाला है तो फिर इन पर भी आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ये सारा कुछ चलेगा, खाली वो नहीं। मैं कह रहा हूँ कि बहुत से लोग जो हैं इसमें आएंगे और इससे पहले कि अभी इन्होंने 7 दिनों में फैसला करना है और उस 7 दिन से पहले अगर वो पटिशन आ जाती है और वो पटिशन तगड़ी तरीके से आती है तो फिर कौन कहाँ जाएगा यासर, फिर कौन कहाँ जाएगा? ये अल्फाज जो अदा किए गए, ये बातें जो की गई, ये जो जज्बातीपन दिखाया गया, जो ये कहा गया कि हम लगा रहे हैं और इनको गिरफ़्तार करना चाहते हैं, इनको गिरफ़्तार करेंगे, कईयों ने कहा कुछ कोठरी में रखेंगे, काल कोठरी में रखेंगे जहाँ पे हवा भी ना आती हो, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। बात यह है कि इसके बाद किस को रखेंगे? क्या आप इतने ताकतवर हैं? मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्या आप इतने ताकतवर हैं कि आप ताकतवर को पकड़ सकें? क्या आप इतने ताकतवर हैं कि आप अपने इक़्तिदार की कुर्बानी दे सकें? क्या आप इतने ताकतवर हैं कि आप इंसाफ हासिल करने के लिए अपना सारा कुछ कुर्बान कर दें? नहीं है। इसलिए नहीं है कि बहुत से लोग बहुत सी जगहों पे बहुत से तरीक़ों से आए हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये सिर्फ एक स्टंट खेला गया कि ज़िमनी इलेक्शन है, 2 चीज़ें की गई। एक, पेट्रोल सस्ता कर दिया गया कि हमें वोट मिल जाए। हाँ जी, वो साथ में फिर से बयान दे दिया गया कि बाबूजी ने पैगाम पहुंचाया, अगर आलमी मंडी में तेल कम हुआ तो मजीद कीमत कम हो जाएगी। और उसके बाद देखें ना, बदकिस्मती हमारी क्या है, पैगाम कौन दे रहा है? पैगाम कौन दे रहा है? किसका नाम लिया जा रहा है जो वांटेड है? पैगाम कौन दे रहे हैं? जनाब जो सजा याफ्ता है। तो हमारे अदारे पता नहीं क्यों सुख की बांसुरी बजाते हुए खामोशी से ये सब कुछ देख रहे हैं, ना किसी और को नज़र आ रहा। मुझे एक बात बताएं, आज जो एक जलसा हुआ उसमें क्या शाहिदा खान अब्बासी साहब वफाकी वजीर हैं कि नहीं? यासर साहब हैं ना? वो जलसे में मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन सोया हुआ था। माजरत से आप और मैं टीवी पे देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो किधर सोया हुआ था? जब जिस मुल्क के अंदर ये सारा कुछ चल रहा हो, तगड़े, मैं फिर कहा कि क्या कोई जुर्रत करेगा किसी तगड़े शख्स के ख़िलाफ़ ये सब कुछ करने की? नहीं करेंगे। ये जिनके ख़िलाफ़ ये बातें कर रहे हैं, इनके साथ तो इनके पास कुछ सियासी या सरकारी ओहदा तो नहीं है, लेकिन जिन पर जो पटिशन दायर होने जा रही है
उसमें तो बहुत से ऐसे तगड़े लोग हैं जिनके मतलब सोचना भी एक जुर्म है, जिनको पकड़ना भी जुर्म है, जिनके जुर्म पे बात करना भी एक जुर्म है। मैं अभी देख रहा था, मैं हंस रहा था कि हालात किस तरफ चले गए हैं। गुलकार सलमान अहमद जो है, पता है आपको, उनको एक नोटिस चला गया अभी FIA साइबर क्राइम की तरफ से कि आपने जो गाना एक बनाया है जनाब, उसके अल्फाज कुछ ऐसे हैं कि जो नहीं ठीक। अब मुझे एक बात बताएं कि जिस मुल्क में ये हालात हो जाएं, जिस पे अदारे इस तरफ लग जाएं, तो फिर आप क्या समझते हैं? या सर आर्टिकल 6 इतना आसान कोई नहीं है। मैंने आपको एक बड़ी खबर दे दी है कि इस पर पिटीशन दायर होने जा रही है। पिटीशन की तैयारी हो चुकी है, 1-2 दिन में पिटीशन दायर हो सकती है। और इस पिटीशन दायर होने के बाद यहाँ तो फिर इतना हौसला करें कि सब पे लगाएं जो जो इसमें आता है, तो यहाँ फिर इतना हौसला करें कि खामोश हो जाएं। ये 17 तक बात है या सर, 17 के बाद कौन जीता है तेरे सलूक अज़ील होने तक, 17 तारीख गुजरने दें, उसके बाद बहुत सी चीज़ें। अच्छा चलें 17 की बात कर लेते हैं। 17 के रात का मंजरनामे पे ज़रा बातचीत कर लेते हैं। होंगे, हम दोनों बैठे होंगे, प्रोग्राम कर रहे होंगे। क्या लगता है जो मैंने आपसे कहा था प्रोग्राम, तो राना साहब कहाँ पे उस दिन तो लाइव ट्रांसमिशन चल रही होंगी ना, वो तो सुबह से लेकर शाम तक की ट्रांसमिशन है। मैं 17 की रात 12 बजे के बाद की सूरत हाल आपसे जानना चाहता हूँ। क्या जो नताइज आ रहे होंगे, मुख्तलिफ तरफ से इत्तलात मौसूल हो रही होंगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों जानिब से वो बातें तस्लीम की जा रही होंगी? देखिए, मुस्लिम लीग नून को तो हर सूरत पे तस्लीम करना पड़ेगा। नहीं, अगर उनके हक में भी ना हुआ ना जी करना पड़ेगा। इक़्तिदार में है, इक़्तिदार वाले कभी तस्लीम ना करने के बगैर रह ही नहीं सकते। यासर, मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार की जमात है, इक़्तिदार के तालाब में रह रही है। वो कभी भी नहीं चाहेगी कि इक़्तिदार के तालाब का पानी ख़त्म हो जाए और या उसके बाहर निकल आए और निकल के तरती हुई मर जाए। ये नहीं होगा भाई। इक़्तिदार वाली जमात को तो हर सूरत में ना चाहते हुए भी कबूल करना पड़ता है। अब देखना ये होगा कि क्या PTI इन रिज़ल्ट को कबूल करेगी। अगर जो इस वक्त चल रहा है, मेरे पास एक पेज है, मैं पोलिंग स्टेशन से निकलता हूँ, मेरे पास इस पेज पे आते हैं कि जनाब मैंने 1100 वोट मैंने हासिल किए है और दूसरा जो शख्स है उसने 210 वोट हासिल किए हैं। और जब रिटर्निंग ऑफिसर के पास रिजल्ट जाता है तो पता चलता है वो 1210 उसने हासिल की। तो उस पर तो फिर मैं चीखूंगा ना। मेरे पास मोबाइल है, मैंने तस्वीर भी उतारी हुई है। जो मेरे पास रिजल्ट है जिस पे उन्होंने साइन किए हुए हैं उस पर तो 210 है, 1210 कहाँ से बन गए? जो तरीक़ेकार होता था यासर, जिस तरीके से सब कुछ किया जाता था, रास्ते में थैले तब्दील हो जाते थे, रास्ते में हर चीज़ तब्दील हो जाती थी। अब सोशल मीडिया पे लोग पूरे एक्टिव हैं। अब एक एक हल्के का रिजल्ट, एक एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट फौरी आना है। अब देखिए, अब होना क्या है कि एक पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट निकला, बाहर आया, दोनों के लोग खड़े होंगे, सब ने लहरा के कहना जी ये हमारा रिजल्ट है। और वो रिजल्ट अगर PTI के वाकई लोग हारे तो PTI को हर सूरत में मानना पड़ेगा। अगर PTI के लोग जीते हैं तो उसको हुकूमत को मानना पड़ेगा। अगर उस रिजल्ट पे 2 नंबरी की जाती है तो फिर रात 12 बजे के बाद आप और मैं फिर दोबारा सड़कों पे खड़े होंगे कवर करने के लिए। फिर इलेक्शन की ट्रांसमिशन शायद कम हो जाए, फिर एहतजाजी जलसे, जुलूसों और रैलियों को कवर करने की ट्रांसमिशन ज़्यादा शुरू हो जाएगी। ये मैं आपको ये बिल्कुल दुरुस्त खबर दे रहा हूँ और ये इस पे काम शुरू हो चुका है। अच्छा, ये इम्तिहान है यासर। हमारे मुल्क के हालात इस चीज़ के बिल्कुल इसके मुतहम्मल नहीं हो सकते कि मुल्क के अंदर अफरा तफरी पैदा हो, मुल्क के अंदर इंतशार पैदा हो, मुल्क के अंदर ऐसा माहौल पैदा हो कि जिससे मुल्क की सलामती को खतरात लाहक हो जाए, जिससे मुल्क के अंदर वो फ़ज़ा पैदा हो जाए जो नहीं होनी चाहिए। आपको नहीं पता दुश्मन कितना मुतहरक हो चुका है। हमारे एक हसास दायरे के अहम तरीन अफसर को उसकी फैमिली के साथ जा रहा था, उसे अगवा किया गया, उसे शहीद कर दिया गया। क्या ये छोटा साने है? इसका मतलब है कि दुश्मन हमारी सियासी लड़ाई का फ़ायदा उठा रहा है। दुश्मन मुतहर्रक हो के पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना चाहता है। तो अब इस पर फैसला करना होगा पाकिस्तान के अदारों को, पाकिस्तान के उन तमाम ज़िम्मेदारान को, चाहे वो सियासत में अपोजिशन में है या हुकूमत में है, कि हमने मुल्क के निज़ाम को कैसे चलाना है। अच्छा, आप क्या समझते हैं? ज़िमनी इंतखाबात में हमारे यहाँ रिवायत ये रही है कि टर्न आउट बहुत कम देखा जाता रहा। आम इंतखाबात के मुकाबले में 50% तक होता था। लेकिन इन इंतखाबात में क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर कभी ज़िमनी इंतखाबात हुए नहीं कि 20 हल्कों में एक ही दिन ज़िमनी इंतखाब हो रहा हो, तो यहाँ पे टर्न आउट माजी की निस्बत मुख्तलिफ देख रहे हैं, आम इंतखाबात जैसा देख रहे हैं। देखें, आपने तो बहुत बड़ा टर्न आउट कह दिया, आपने 50% कह दिया। मैं बहुत अच्छे मार्जिन वाले हल्कों की बात कर रहा हूं। अच्छे मार्जिन, मैंने कहा कराची का आप शायद भूल गए। नहीं, मैं बहुत अच्छे मार्जिन, आप लाहौर का भी शायद भूल गए हैं, एक टाउनशिप वाला हल्के का। एक बात ज़हन में रखिएगा, आज मैं आपको बता दूँ,
इस दफ़ा टर्न आउट आपकी मेरी तवक्को से बहुत बेहतर होगा। अच्छा। और ये इलेक्शन हमें ऐसे लगेगा जैसे ज़िमनी नहीं है, वो दूसरा इलेक्शन है, और इस इलेक्शन में तो पहली दफ़ा तारीख तब्दील होगी। पहली दफ़ा तारीख तब्दील होगी। ये ज़िमनी इंतखाबात के अंदर टर्न आउट भी बहुत ज़्यादा होगा और इलेक्शन के नताइज अगर दोनों तरफ से तस्लीम कर ले तो बेहतरी हो सकती है। और साफ़ और शफाफ इंतखाबात के नतीजे में ये जो नतीजा है वही सबको तस्लीम होना चाहिए। नाज़रीन, मुझे और राना अज़ीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।